क्या है कि 30th MCQ है, सीरम कैन नॉट क्लॉट बिकॉज। अच्छा, सीरम क्या है कि अगर आप ब्लड सैंपल लेते हो और उसके अंदर से आरबीसीज को, अच्छा क्वेश्चन नंबर 30th है, सीरम कैन नॉट क्लॉट बिकॉज। सीरम क्या चीज़ है, अगर आप ब्लड सैंपल लेते हो और उसके अंदर जो सेल्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हो और बाकी जितना भी मटेरियल बचता है दैट वुड बी कॉल्ड सीरम, दैट वुड बी कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस होता है, प्लाज्मा के अंदर से भी अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देते हो तो रिमेनिंग चीज़ रह जाती है सीरम। सही, यानी आपने ब्लड सैंपल लिया, उसके अंदर से पहले तो सेल्स को रिमूव कर दिया, प्लाज्मा रह गया, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स रिमूव कर दिए तो सीरम रह गया। अब अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो वो क्लॉट क्यों नहीं करता, पहली ऑप्शन लिखा है कि इसी कॉम्पोजिशन इज सिमिलर टू प्लाज्मा, तो नहीं, क्योंकि उसमें से जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं, तो इसीलिए वो प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन तो कॉम्पोजिशन से तो डिफरेंट होता है। सेकंड में है कि लैक आरबीसीज, हाँ जी ठीक है, उसमें आरबीसीज नहीं होते, लेकिन उसने पूछी है रीज़न कि सीरम क्यों क्लॉट नहीं करता, तो रीज़न ये तो नहीं है, बल्कि रीज़न ये है कि फिब्रिनोजन यानी जो क्लॉटिंग फैक्टर है और फिब्रिनोजन है वो रिमूव कर दिया गया है, इसीलिए वो क्लॉट नहीं करता। तो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि फिब्रिनोजन और क्लॉटिंग फैक्टर्स उसमें से रिमूव कर दिए गए हैं, इसीलिए सीरम क्लॉट नहीं करता। और डेल्टा तो वैसे ही रॉन्ग है कि इट कंटेन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स, सीरम बनता ही तब है जब उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा जी, तो 30th का आंसर वॉज चार्ली। 31st में क्या बोल रहा है वो कि पिक द वन विद ऑड केमिकल नेचर। केमिकल नेचर यानी जिसकी डिफरेंट है आपने उसको पिक करना है। हम हर एक की केमिकल नेचर अगर देखें तो ग्रोथ हार्मोन की केमिकल नेचर क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये पेप्टाइड है। कैल्सिटोनिन इज ऑल्सो पेप्टाइड, एल्डोस्टेरोन इज अ स्टीरॉइड और डेल्टा ग्लूकागॉन इज अगेन अ पेप्टाइड। ज़्यादातर जो हार्मोन्स होते हैं वो पेप्टाइड होते हैं। आपने देखना होता है कि कौन से अमाइंस या स्टीरॉइड हैं जो डिफरेंट है, आप उसको याद कर लो, बाकी एक जनरल चीज़ है कि आप बाकी सबको याद कर सकते हो कि बाकी पेप्टाइड्स हैं, लेकिन एल्डोस्टेरोन यहाँ पर एक स्टीरॉइड है। तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन क्योंकि इसकी केमिकल नेचर चेंज है। नेक्स्ट इज 32, फैक्टर दैट स्टिमुलेट्स ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। अच्छा ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को जो है वो स्टिमुलेट करेंगे, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसकी ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशन है उसको इनहिबिट करेंगे। हमने वो देखना है जो स्टिमुलेट करता है। अच्छा, पहली ऑप्शन इज ओबेसिटी, नहीं ये इनहिबिटरी फैक्टर है। सेकंड इज इंक्रीज ब्लड ग्रुप ग्लूकोज, जी नहीं, ये अगेन एक इनहिबिटरी फैक्टर है। ग्रेलिन क्या है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि रिलीज होता है जब ग्रोथ, और ये ग्रेलिन जो है वो बेसिकली आपको ग्रोथ हार्मोन को जो उसकी सिक्रीशन है उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है। एजिंग में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन जो सिक्रीशन है उसकी इनहिबिट होने की तरफ आ रही होती है। ये अगर आप गार्डन का पेज 945 भी फॉलो करें, वहाँ पे एक टेबल है, आप उसको अच्छे से याद कर लो, यहाँ से एमसीक्यू आ ही जाता है। तो ये एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि जो ग्रेलिन मॉलिक्यूल है वो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को जो है वो स्टिमुलेट कर रहा है, बाकी तीन जो ऑप्शन हैं वो इनहिबिट कर रहे हैं। जो 33 इज मिक्सोडीमा इज, अच्छा मिक्सोडीमा क्या होता है, सारी ऑप्शंस को देखें। अल्फा ऑप्शन में है थायराइड ग्लैंड का इनलार्ज होना, थायराइड ग्लैंड का अगर इनलार्ज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ग्वाइटर, ना कि मिक्सोडीमा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। सेकंड है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड की सिक्रीशन जो है वो कम हो। चार्ली है हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो। और डेल्टा ऑप्शन इज टोटल लैक ऑफ थायराइड हार्मोन फंक्शन, यानी थायराइड हार्मोन फंक्शन का टोटल कंप्लीटली जीरो फंक्शन है वहाँ पर। तो मिक्सोडीमा इसी का नाम है कि थायराइड हार्मोन का जो फंक्शन है वो टोटली ख़त्म हो गया है, ज़ीरो है। तो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। और मिक्सोडीमा में क्या होता है कि रीज़न इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन क्या होता है कि जो हाइल्डोनिक एसिड है और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है और ये बाउंड किसके साथ होते हैं, प्रोटीन्स के साथ। अब इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर एक्सेसिव टिश्यू जेल जो है इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर सिक्रीट होना शुरू होगा और जो एडिमा है वो कॉज हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि स्पेस इंटरस्टिशियल्स के अंदर जो है वो फ्लूइड इंक्रीज कर गया, तो इसको हम बोलते हैं कि वहाँ पर नॉन प्रिटिंग एडिमा भी कॉज हो जाता है। तो मिक्सोडीमा इज बेसिकली डेल्टा ऑप्शन, टोटल लैक ऑफ थायराइड हार्मोन फंक्शन। अच्छा, 34th MCQ है कॉन्स सिंड्रोम इज, जो कॉन्स सिंड्रोम क्या होता है। अब एड्रीनल हार्मोन्स को अगर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लें तो कुछ होते हैं कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन और कुछ होते हैं मतलब एड्रीनल कॉर्टिकॉइड भी होते हैं और एड्रीनल एल्डोस्टेरॉन्स भी होते हैं। अब
दोनों की डिजीज़, दोनों की अगर हम सिक्रीशन की बात करें तो उनकी अगर ओवर प्रोडक्शन हो रही है, ओवर सिक्रीशन हो रही है तो उनकी डिजीज़ अलग हैं। अगर एल्डोस्टेरोन के लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्रीशन हो रही है तो उसको बोलते हैं कोन्स सिंड्रोम। लेकिन अगर कॉर्टिकॉइड्स यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड की लार्ज सिक्रीशन हो रही है तो हम क्या बोलेंगे उसको? कुशिंग सिंड्रोम बोलेंगे। लेकिन अगर इनकी हाइपो सिक्रीशन यानी कम सिक्रीशन हो रही है तो उसको हम बोलेंगे एडिसन्स डिजीज़। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो अल्फा ऑप्शन कोन सिंड्रोम को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर एल्डोस्टेरोन की लार्ज अमाउंट ऑफ सिक्रीशन हो रही है। बीटा और चार्ली ऑप्शंस के अंदर डेफिशिएंसी है, ये दोनों एडिसन्स डिजीज़ को जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जो डेल्टा ऑप्शन में हाइपर सिक्रीशन है कॉर्टेक्स एड्रिनल कॉर्टेक्स की तो वो कुशिंग सिंड्रोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चारों में डिफरेंस है। तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। 35 में क्या है कि 225 हाइड्रोकोलिकैल्सिफेरोल इज कन्वर्टेड टू 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरोल इन। अच्छा, अब ये विटामिन डी की कन्वर्जन है। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो एक बिल्कुल एक सीक्वेंस है जैसे विटामिन डी कन्वर्ट होता है। पहले क्या होगा, स्किन के अंदर वो कोलिकैल्सिफेरोल कन्वर्ट होगा, वो जाएगा लिवर के अंदर जहाँ पे वो 25 बनेगा। 25 जो है वो किडनीज के अंदर जो है वो क्या कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन जो उसकी सिक्रीशन होगी वहाँ पर, और अगेन वहाँ पर वो 125 में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली कन्वर्जन जो 25 से 125 हो रही है वो किडनीज के अंदर हो रही है, यानी पहले स्किन के अंदर, फिर लिवर के अंदर, फिर किडनी के अंदर, और वो वहाँ से इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में जाएगा और कैल्शियम को जो है वहाँ से एब्जॉर्ब करेगा। तो एक सीक्वेंस है जो हमें याद रखना है, और सीक्वेंस के मुताबिक हमारा जो आंसर है वो किडनीज बनता है, क्योंकि पहली कन्वर्जन स्किन में हुई, सेकंड लिवर में, और जो थर्ड कन्वर्जन इन्होंने पूछी है वो किडनीज के अंदर हो रही होती है। स्किन, लिवर, किडनी और एंड पे इंटेस्टाइनल एपिथेलियम जहाँ पे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। तो 35 का आंसर इज चार्ली। ओके, 36 में क्या है कि डेली इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर। अच्छा देखो, आप वाटर इनटेक करते हो, अब वाटर इनटेक के बाद क्या है कि आपकी बॉडी क्योंकि बैलेंस मेंटेन करना है तो डेली वाटर लॉस भी होता है। अब हर चीज़ के थ्रू वाटर लॉस के जो अमाउंट है वो डिफरेंट होता है। अब इनसेंसिबल लॉस में क्या होता है, थ्रू स्किन, थ्रू रेस्पिरेशन, यानी जो चीज़ें आपको नहीं पता, जो प्रोसेसेस आपको नहीं पता, उसके थ्रू जो आप वाटर लॉस हो रहा है उस चीज़ को हम बोलते हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आती है स्किन और रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर 700 ml ऑफ वाटर जो है वो लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। इसके अलावा बाकी अगर हम देखें तो अगर डेली स्वेट की अमाउंट कितनी होती है, जो आपका स्वेट है उसमें 100 ml पर डे वाटर लॉस होता है। फीसिस के अंदर भी 100 ml पर डे होता है। किडनीज के थ्रू 1400 ml पर डे होता है, और टोटल अगर हम करें तो 66 ml पर डे होता है। 0.5 लीटर से इंक्रीज हो जाता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक करते हो तो 20 लीटर्स तक भी जा सकता है आपका यूरिन प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये वेरी करती है, डिपेंड करता है कि आपको वाटर इनटेक कितना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन, अगर हम इनसेसिबल वाटर लॉस की बात करें तो दैट इज ओनली 700 ml। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 इज एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका अगर फंक्शन किसी को याद हो तो इसका फंक्शन क्या होता है कि इसने कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है, यानी वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करना है, अपनी बॉडी के अंदर रखना है। अगर ADH की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है, यानी पानी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर वापस स्टोर हो रहा है, तो क्या होगा, पानी की अमाउंट ज़्यादा होगी, सोल्यूट की अमाउंट कम होगी, सोल्यूशन हाइपोटोनिक बनेगा, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी है। तो एक हाइपोनेट्रीमिया वहाँ पर ये कॉज करेगा, क्योंकि पानी की अगर अमाउंट ज़्यादा है और सोल्यूट की अमाउंट कम है तो एक हाइपोवोल्यूमिक सोल्यूशन वहाँ पर बन रहा है। चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पर हाइपोनेट्रीमिया है और ओवर हाइड्रेशन है, पानी ज़्यादा है, सोडियम अमाउंट कम हो जाएगी, एक हाइपोवोल्यूमिक सोल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, इसमें जो बीटा ऑप्शन डायबिटीज़ इंसिपिडस है, इसमें क्या होता है कि किडनी जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, यानी बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा था, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट उसकी जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है। 37 चार्ली ऑप्शन। 38 में क्या है, द पेन कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। अच्छा, बॉडी के अंदर क्या होता है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो पेन को कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमारे सर में दर्द हो रहा है और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो पेन जो है वो खुद ब खुद हमारा अगर ध्यान किसी और चीज़ की तरफ जाता है तो वो पेन थोड़ी बहुत कम होने की तरफ आती है।
हमें पेन फील होना एक और ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर जिस चीज़ में अब हमें पेन फील नहीं हो रही होती हम उसका इलाज नहीं कर सकते। तो पेन फील होना एक तो ब्लेसिंग है, लेकिन उसको कंट्रोल में रखना हमारे एनाल्जेसिया जो सिस्टम है उसका काम होता है, जो उसकी कंट्रोल रखता है। अल्फा ऑप्शन एनाल्जेसिया। अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो रेफर्ड पेन क्या होता है? रेफर्ड पेन है कि अगर आपको किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर कोई पेन हो रही है, कोई भी फीलिंग आपको है कि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है, उस स्ट्रक्चर के पास किसी और स्ट्रक्चर के अंदर भी पेन फील होना रेफर्ड पेन है। जैसे अगर एग्जांपल दूं, अगर आपके जॉ के अंदर पेन हो रही है, आपकी जॉ के साथ साथ आपके सर में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। मसला आपके बेशक जॉ के अंदर होगा, लेकिन उसकी वजह से आपके सर के अंदर दर्द होना, तो इस पेन को हम बोलते हैं रेफर्ड पेन। इसके अलावा जो चार्ली ऑप्शन में हाइपरजेसिया है, उसका मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। एक नॉर्मल स्टिमुलस जो आपके लिए पेनफुल नहीं होता, वो भी आपको पेन कॉज करेगा। और शिंगल्स के अंदर क्या होता है, ये एक है कि हर्पिस वायरस अगर आपके जो है वो क्या कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन को इन्फेक्ट कर देता है। अब डोर्सल रूट गैंग्लियन इन्फेक्ट करने से क्या होगा कि आपका जो डर्माटोमल सेगमेंट वहाँ से सप्लाई हो रहा था, वहाँ पर सवेयर पेन होगी। तो ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं जो पेन से रिलेटेड ही हैं, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है कि पेन कंट्रोल सिस्टम कौन सा है, तो वो अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास 39 है, ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज किसी भी तरीके से हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि एक्सीडेंट फॉर एग्जांपल अगर एक्सीडेंट से हुआ है तो वो किस सिवेरिटी का था, आपकी स्पाइनल कॉर्ड किस सेक्शन से जो है वो डैमेज हुई है, वो इंटायर डैमेज है, हाफ साइड है, सिर्फ एंटीरियर हॉर्न्स हैं, सिर्फ पोस्टीरियर हॉर्न्स हैं, तो इस हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम के अंदर सिर्फ एक साइड की ट्रांजैक्शन होगी। अगर कंप्लीट ट्रांजैक्शन होता तो क्या है कि उसका मोटर और सेंसरी लॉस दोनों हो जाता। अगर सिर्फ पोस्टीरियर हॉर्न लीजन होती तो सेंसरी लॉस होता, अगर एंटीरियर हॉर्न लीजन होती तो मोटर फंक्शन जो है वो लॉस करता। लेकिन हमारा ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम क्या होगा कि वन साइड की जो ट्रांजैक्शन होती है स्पाइनल कॉर्ड की, उसको हम बोलते हैं ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम। तो 39 का आंसर डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, 40 के अंदर क्या है, फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। अच्छा, अब अगर लीजन जो है अपर मोटर न्यूरॉन है तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी? लीजन अपर मोटर भी हो सकती है, लीजन लोअर मोटर भी हो सकती है, दोनों की करेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। अगर लीजन जो है वो लोअर मोटर होती फॉर एग्जांपल, तो क्या होता, मसल फ्लैसिड हो जाता, ठीक है, वो ढीला सा पड़ जाता, मसल की टोन जो है वो डिक्रीज कर जाती, ठीक है। नेक्स्ट है कि मसल एट्रोफी उसके अंदर प्रोनाउंस्ड होती, यानी मसल जो बिल्कुल मैच जो है वो उसका डैमेज हो के ख़त्म होने की तरफ आ रहा होता। और टेंडन रिफ्लेक्सेस जो हैं वो लोअर मोटर के केस में एब्सेंट होते हैं, और अपर मोटर बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, यानी वहाँ पे मसल फ्लैसिड नहीं होता बल्कि स्पैस्टिसिटी आ जाती है, ठीक है, वहाँ पे टोन इंक्रीज करती है, वहाँ पे जो रिफ्लेक्सेस हैं आपके वो इंक्रीज कर जाते हैं, वो एग्जैजरेट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसकी एग्जांपल, अच्छा इसके रीज़न क्या होती है कि जब आपका अपर मोटर न्यूरॉन रीजन होता है ना, तो आपके हायर सेंटर्स के अंदर से इनहिबिटरी सिग्नल्स आ रहे होते हैं। अगर वहाँ से इनहिबिटरी सिग्नल्स आना बंद हो जाएंगे तो जितने भी आपके रिफ्लेक्सेस हैं टेंडन के वो इंक्रीज कर जाते हैं, वो एग्जैजरेट कर जाते हैं। इसीलिए अपर मोटर के अंदर रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं और ज़्यादा होते हैं, लेकिन लोअर मोटर के अंदर वो एब्सेंट होते हैं। और इसी तरह अगर हम फ्लेसिडिटी मसल फ्लेसिडिटी की बात करें तो वो स्पास्टिक इसीलिए होते हैं क्योंकि इनहिबिटरी सिग्नल्स वहाँ से बंद हो जाते हैं और लोअर के अंदर फ्लैसिड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फा लोअर का प्रॉपर्टी है, बीटा जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन की प्रॉपर्टी है, चार्ली भी अल्फा लोअर की है और डेल्टा भी है जो वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की प्रॉपर्टी है। तो आपका राइट आंसर इज बीटा। 41 में है 41 में क्या है, 10th क्रेनियल नर्व की प्रॉपर्टी। अच्छा 10th क्रेनियल नर्व, अगर हमें क्रेनियल नर्व याद हो, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं हमारे पास, इसका नाम सबको याद होने चाहिए। 10th कौन सी होती है, वेगस। अब अगर हम जल्दी से इस ऑप्शन को पढ़ें और हम वेगस को देखें, हम वेगस को मार्क कर देंगे, लेकिन हमने बाकी ऑप्शंस भी देखनी है। बाकी ऑप्शंस क्या है, अल्फा में लिखा हुआ है मिक्स्ड, बीटा इज वेगस, चार्ली बोथ एंड डेल्टा नन। तो यहाँ पर वेगस नर्व जो है वो मिक्स्ड भी होती है और 10th जो है वो वेगस भी होती है, तो आपका चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सी नर्व सेंसरी हैं, कौन सी मोटर हैं और कौन सी मिक्स्ड हैं। नंबर 1, 2 और 8 सेंसरी होती हैं, नंबर 3, 4, 6, 11 और 12 3,
4, 6, 11 और 12 मोटर हैं। इसके अलावा बाकी जो भी बची यानी 5, 7, 9 और 10 मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। तो आपने सारी ऑप्शंस देखनी है गौर से, पहली बात। दूसरी बात कि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सी मिक्स्ड है, कौन सी मोटर्स हैं और कौन सी सेंसरी है। तो चार्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज 42, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि अनकॉन्शियसनेस फ्रॉम विच अ पर्सन कैन नॉट बी अराउज्ड बाय सेंसरी और अदर स्टिमुलस इज कॉल्ड। यानी वो कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पर अगर मैं कोई कैन बी अराउज्ड, जब कोई सेंसरी स्टिमुलस दिया है या कोई भी दूसरा स्टिमुलस है तो एक पर्सन को उस स्टेट से जगाया जा सकता है। ऑप्शंस क्या हैं? कोमा, स्लीप, पाल्सी या डेथ। तो एक कॉमन सेंस की बात है, आप किसी को कोमा के अंदर, वो बेचारा है, कोई पेशेंट है कोमा के अंदर, मैं उसको हिलाऊंगी तो वो उठने नहीं लगा। अगर इस तरह उसको कोई पालसी है, मैं हिलाऊंगी तो वो उठेगा नहीं। अगर वो डेथ हो गई है उसकी, तब तो ऑफ कोर्स उठ ही नहीं सकता वो। तो स्लीप इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पर एक अनकॉन्शियस स्टेट है, कॉन्शियसनेस की स्टेट है, जहाँ पर कोई स्टिमुलस दिया जाएगा तो वो पर्सन जो है वो उठ जाएगा। तो स्लीप इज़ द राइट आंसर। और स्लीप की डेफिनेशन भी ये है, ये आप लोग याद भी कर लेना, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्या है? 43 में है स्टिमुलाई फॉर सिक्रीशन ऑफ मोर्टेलिन। अच्छा, मोर्टेलिन क्या होता है? ये बेसिकली आपकी जीआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मोर्टेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि फास्टिंग स्टेट में रिलीज होता है। फास्टिंग स्टेट में क्या होगा कि आपके जो एम सेल्स हैं ड्यूडेनम के या जेजुनम के और इवन स्टमक के भी, वहाँ पर रिलीज होता है, ठीक है। और इसने करना क्या होता है? इसने गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल जो है वो मोटिलिटी करानी होती है, वहाँ पे मोशन शुरू कराने होते हैं। इसका जो स्टिमुलस होता है दैट इज़ फैट। इसके अलावा जो बाकी यहाँ पे स्टिमुलस हैं वो मोर्टेलिन के नहीं होते। तो फैट इज़ द ओनली स्टिमुलस फॉर मोर्टेलिन हेयर। नेक्स्ट इज 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अच्छा, 43 का आंसर वाज अल्फा। 44 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वॉलिंग। अच्छा, स्वॉलिंग के दो स्टेजेस हैं। एक होती है वॉलेंट्री, जो कि आप अगर आप खाना खा रहे हो तो आपके जो माउथ के अंदर आप खाना डालते हो अपनी टांग से, अपनी च्यू करते हो उसको और टांग से उसको पुश बैक करते हो। उसके बाद जो स्टेज आती है वो फेरेंजियल होती है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले आपका सॉफ्ट पैलेट क्या करेगा? अपवर्ड पुल करेगा। तो अल्फा ऑप्शन तो करेक्ट हो गई। बीटा में क्या होता है? फिर पेलेटोफेरेंजियल फोल्ड जो है वो दोनों साइड पे, ईच साइड ऑफ फेरेंक्स पे पुल, मीडियली पुल होंगे। ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गई। थर्ड क्या होता है कि जो आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्ट्रेच हो जाते हैं। चार्ली भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जो डेल्टा ऑप्शन है कि इट इज़ वॉलंटरी एक्शन, तो नहीं। जब पहले, इससे पहले जो स्टेज होती है वो वॉलंटरी है, वो आपके कंट्रोल के अंडर होती है, लेकिन जो आपका फेरेंजियल स्टेज जो स्टार्ट हो जाती है तो ये आपके कंट्रोल में नहीं होती। वहाँ पे फूड ऑटोमेटिकली जो है वो मूव कर रहा होता है। इट इज़ इनवॉलंटरी इन नेचर। तो डेल्टा इज योर राइट आंसर एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एंटी पेरिस्टालसिस डज नॉट अकर इन। एंटी पेरिस्टालसिस क्या है? पहले हम देखने पेरिस्टालसिस क्या होता है कि फूड को अल्लाह ताला ने एक नेचुरल मैकेनिज्म बनाया है कि फूड ने अपने एक ही पाथ पे मूव करना है। यानी आप फूड मुंह में डालोगे तो वो अपने एसोफेगस से होके स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा और अपना पाथ पे फॉलो करेगा। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी पैथोलॉजीज होती हैं जहाँ पर फूड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, पेरिस्टालसिस से उल्टा मूव करता है किसी डिजीज कंडीशन के अंदर, उसको बोलते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। अब एंटी पेरिस्टालसिस जैसे हम कहते हैं कि जब वॉमिट आती है तो बेसिकली फूड नीचे से ऊपर मूव कर रहा होता है, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा होता है। अब ये क्या होता है? हम क्या कह सकते हैं कि सिर्फ इसोफेगस से खाना वापस आ सकता है? नहीं। सिर्फ स्टमक से वापस आ सकता है? नहीं। सिर्फ इंटेस्टाइन से आ सकता है? जी, सिर्फ इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही आ सकता है। यानी जो आपकी एंटी पेरिस्टाल्टिक की मूवमेंट्स होती हैं वो इलियम तक एक्सटेंड करती हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन से फिर खाना वापस नहीं आ सकता, यानी वहाँ पे एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होती। तो एंटी पेरिस्टाल्टिक डज नॉट अकर इन कोलन। तो ये आपके 45 MCQs थे। इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे लेक्चर के बाद भी पूछ सकते हो। अगर कोई बात शेयर करनी हो तो भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।